हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। आज की वीडियो में हम मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ है उनके बारे में जो चर्चा हमने पहले वीडियोस में की है उनको जारी रखेंगे। आज हम शुरुआत में पढ़ेंगे यूजुफैक्टरी मॉर्गेजर जो है उसका रिडेम्पशन का क्या राइट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूजुफैक्टरी मॉर्गेजर होता है उसके पास रिडेम्पशन का क्या राइट होता है। सेक्शन 62 के अंदर बताया हुआ है कि वो पोजीशन को रिकवर कैसे करेगा। 62 में ये बोला है कि यूजुफैक्टरी मॉर्गेजर जो है वो, आप सब जानते हैं कि उस प्रॉपर्टी के यूजुफैक्ट जो होता है, उस प्रॉपर्टी के यूज से, उस प्रॉपर्टी के जो रेंट और प्रॉफिट जो भी है उनसे जो मॉर्गेज की मनी होती है उसको पूरा भरा जाता है, उसमें से पैसे डिडक्ट करके उसमें जमा होते रहते हैं। 62 के अंदर ये बोला गया है कि अगर मेरे मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी से ये मॉर्गेज किया हुआ है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उससे जो भी प्रॉफिट और रेंट जो भी अराइज हो रहा है उससे आप जो मॉर्गेज मनी है उसको आप पूरा भर लीजिए, उस पर से ही आप पूरा रिकवर करेंगे। तो ऐसे केस के अंदर जब तक वो पूरे पैसे रिकवर नहीं हो जाते तब तक मैं अपनी प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है, जो टाइटल डीड्स वगैरह अगर कुछ है, जो डॉक्यूमेंट जो कुछ भी मॉर्गेजी के पास सबमिटेड है वो मैं रिकवर नहीं कर सकता। ऐसे केस में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास पैसे है वो आप मुझसे ले लीजिए और मेरी प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए। यहाँ पर तो जब उस यूजुफैक्ट से जितना भी पैसा जमा होगा उसके बाद ही वो मॉर्गेज मनी के पूरे होगी और उसके बाद ही मेरी प्रॉपर्टी की पोजीशन मुझे मिलेगी। इसके अंदर आगे बताया गया है कि अगर उस यूजुफैक्ट से सिर्फ इंटरेस्ट या फिर एक पार्ट ऑफ मॉर्गेज मनी ही जमा होना था और एक टाइम फिक्स किया गया था कि इतने टाइम तक इंटरेस्ट का पैसा जमा होगा, इतने टाइम तक मॉर्गेज मनी का जो इतना हिस्सा है वो जमा होगा, तो जब वो टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद में बची हुई प्रॉपर्टी का जितना भी पैसा है, जितनी भी मॉर्गेज मनी और इंटरेस्ट सब कुछ है, उसको मैं जब मॉर्गेजी को टेंडर करूंगा और मॉर्गेजी को जब मैं पैसे जमा कर दूंगा उसके बाद में ही मेरा जो रिकवरी का राइट है वो अराइज होगा। तो यहाँ पे हमने दो केस की बात कर ली, जहाँ पर पूरी मॉर्गेज मनी रिकवरी उस प्रॉपर्टी के रेंट और प्रॉफिट से हो रही है तब तो वो जितनी भी पैसे हैं वो पूरे होंगे, उसके बाद में ही मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। और अगर मैंने सिर्फ इंटरेस्ट या फिर थोड़ा एक पार्ट ऑफ मॉर्गेज मनी की अगर बात करी थी रिकवर करने की, तो जब वो पूरे पैसे मैं जमा कर दूंगा और जितना टाइम मैंने लिया था उससे, उस टाइम के बाद में जितना मेरे को पैसे देना था वो मैंने पैसा जमा कर दिया और मेरी प्रॉपर्टी के अंदर से जो भी उसका सेटलमेंट होना था इंटरेस्ट का और मॉर्गेज मनी का वो सब हो गया। उसके बाद में मुझे मेरी प्रॉपर्टी की पोजीशन मिलेगी। आगे बात करते हैं सेक्शन 63 की, जो बात करता है एक्सेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। इसके अंदर एक जनरल बात ये लिखी गई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी नहीं है मॉर्गेज और मॉर्गेजी के बीच में, तो जितने समय तक प्रॉपर्टी मॉर्गेज रही उसके अंदर कोई अगर एक्सेशन हो गया, उसके अंदर कोई वृद्धि हो गई, तो उसको रिकवर करने का जो राइट है वो मॉर्गेजर के पास में है। वो जब प्रॉपर्टी की जो पोजीशन रिकवर करेगा मॉर्गेज फुलफिल करने के बाद में, तो वो मॉर्गेजर जो है मॉर्गेजी से जितनी भी प्रॉपर्टी के अंदर वृद्धि हुई है, जितनी भी एक्सेशन हुई है, उसको प्राप्त करने का अधिकारी होगा। आगे बताया गया है कि उस प्रॉपर्टी के अंदर जो एक्सेशन हुआ है अगर उसको सेपरेट किया जा सकता है प्रॉपर्टी से, और अगर मॉर्गेजर चाहता है कि वो एक्सेशन जो है वो भी मैं प्रॉपर्टी के साथ में लूँ, तो उस एक्सेशन को पाने का, उस एक्सेशन के होने का जितना भी कॉस्ट लगी है वो उस मॉर्गेजी को पे कर देगा। आगे बताया गया है कि अगर उसकी सेपरेट पोजीशन नहीं की जा सकती तो मॉर्गेजर को उसको प्रॉपर्टी के साथ में डिलीवर कर दिया जाएगा। उस प्रॉपर्टी के साथ जो भी एक्सेशन हुआ है उसको देना ज़रूरी है मॉर्गेजर को, लेकिन यहाँ पर जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी को पे करेगा उस प्रॉपर्टी के एक्सेशन का जो भी कॉस्ट लगी है। और आगे ये बताया गया है कि अगर एक्सेशन प्रॉपर्टी को फॉरफीचर, सेल, डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए अगर किया गया है या फिर मॉर्गेजर की एसेंट की बात किया गया है, तो मॉर्गेजर को जब वो प्रॉपर्टी दी जाएगी उस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल मनी जितनी भी है वो मॉर्गेजी को देगा और उसके साथ साथ जो भी इंटरेस्ट उसके ऊपर होगा प्रिंसिपल मनी के ऊपर वो मॉर्गेजी को देगा। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट फिक्स नहीं कहीं किया गया है तो 9% पर एनएम के हिसाब से वो मॉर्गेजी को उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है प्रिंसिपल मनी का वो देगा। आगे ये भी बताया गया है कि इस एक्सेशन से अगर कुछ प्रॉफिट अराइज हुआ है तो उस प्रॉफिट का जो बेनिफिट है वो भी फ़ायदा उठाने का हकदार जो है वो भी मॉर्गेजर होगा। इसमें आगे बताया गया है कि अगर वो मॉर्गेज यूजुफैक्टरी नेचर का था और मॉर्गेज प्रॉपर्टी का कुछ एक्सेशन हुआ है और उससे कोई रेंट या प्रॉफिट अराइज हो रहा है, तो मॉर्गेजी जो है वो अपने प्रिंसिपल जो मॉर्गेज मनी के ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा है
उससे उस रेंट और उस प्रॉफिट को सेट ऑफ कर सकता है, उसका सेट ऑफ किया जा सकता है। आगे बात करते हैं सेक्शन 63A की। सेक्शन 63A को ट्रांसफर प्रॉपर्टी अमेंडिंग एक्ट 1929 के द्वारा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जोड़ा गया था। इसमें ये बोला गया है कि मॉर्गेज के टाइम पर अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट कराया गया है, तो उस इम्प्रूवमेंट का हकदार भी मॉर्गेजर होगा। जब मॉर्गेजर प्रॉपर्टी को रिडीम करेगा तो वो इम्प्रूवमेंट भी उसकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के साथ में चला जाएगा। और अगर इसके कॉन्ट्ररी में कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं किया गया है तो मॉर्गेजर जो है वो मॉर्गेजी को ऐसे इम्प्रूवमेंट के लिए पैसे पे करने का कोई जिम्मेवार नहीं है। यहाँ पे वो बिना कुछ पेमेंट करे अपनी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी उसके साथ जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है वो रख लेगा। लेकिन इसमें इसके साथ ये बताया गया है कि सबसेक्शन 2 के अंदर जो बातें लिखी है ना, उनको छोड़कर बाकी केसेस के अंदर वो बिना कुछ पैसे पे करे अपनी प्रॉपर्टी को ले लेगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया है कि अगर ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन और डिटेरियोरेशन से बचाने के लिए किया गया है, या फिर प्रॉपर्टी की जो सिक्योरिटी है, जो मॉर्गेज मनी की जो सिक्योरिटी है उसको डिस्ट्रक्शन से, उसको कम होने से बचाया गया है, या फिर किसी लॉफुल अथॉरिटी के ऑर्डर करने के बाद में ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट किया गया है, ऐसे केस के अंदर जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी को उस इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट पे करने के लिए लायबल है। इसमें यह भी बताया गया है कि उस प्रिंसिपल मनी के साथ साथ में जो भी इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट है वो पे करेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है तो 9% पर एनएम के हिसाब से वो उसका इंटरेस्ट भी पे करेगा। आगे इसमें यह बताया गया है कि उस इम्प्रूवमेंट से अगर कुछ बेनिफिट अराइज हो रहा है, कोई प्रॉफिट अराइज हो रहा है, तो उसका हकदार भी मॉर्गेजर ही होगा। सेक्शन 64 के अंदर ये बताया है कि अगर कोई मॉर्गेजी उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लीज का रिन्यूअल करा लेता है, अगर कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी अगर लीज पे दी हुई थी और उस लीज का रिन्यूअल मॉर्गेजी करा लेता है, तो मॉर्गेजर रिडेम्पशन के वक्त उस नई लीज का बेनिफिट भी ले लेगा। लेकिन अगर उसने इस कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी किया हुआ है, मतलब ऐसे रिन्यूअल के कॉन्ट्ररी में अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो उसका वो बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 65 की। सेक्शन 65 के अंदर बताया गया है कि कुछ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो मॉर्गेजर करता है। सेक्शन 65 के अंदर ये बोला है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, मतलब ऐसी जो बातें हैं उनके कॉन्ट्ररी में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया तो ऐसे केस के अंदर ये माना जाएगा कि मॉर्गेजर ने कुछ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किए हैं मॉर्गेजी के साथ। उसमें सबसे पहले ये माना जाता है कि मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी के साथ ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो जो टाइटल उसको दे रहा है, मतलब जिस हक से वो उसको प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा है, वो हक उसके पास है, वो हक सबसिस्ट करता है और वो ऐसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज देने का अधिकारी है। सेकंड बात ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की है कि मॉर्गेजर मॉर्गेजी के साथ ऐसा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर मॉर्गेजर के टाइटल के ऊपर कोई सवाल उठता है, कोई सूट फाइल होता है, तो उसको वो डिफाइन करेगा मॉर्गेजर स्वयं। और अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास है और ऐसा कोई सूट फाइल कर दिया जाता है मॉर्गेजर के टाइटल के ऊपर, तो मॉर्गेजर उस मॉर्गेजी की मदद करेगा ऐसे टाइटल को डिफाइन करने में। फिर आगे बोला गया है कि जब अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेजर की पोजीशन में ही है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो कर दी लेकिन मॉर्गेजर की पोजीशन में ही है, तो ऐसा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ माना जाएगा कि मॉर्गेजर जब तक मॉर्गेज चल रही है तब तक जितने भी पब्लिक ड्यूज है, जितने भी पब्लिक चार्जेस है जो पब्लिक अथॉरिटीज़ को पे करने हैं वो स्वयं पे कर देगा या फिर उसने पे कर दिए हैं। और आगे बताया गया है कि मॉर्गेजर मॉर्गेज से ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि अगर वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी लीज है, मतलब कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी लीज पे थी, फिर लेसी ने उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया है, तो मॉर्गेजी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ माना जाएगा कि मॉर्गेजर जो है जब तक लीज चलेगी उस लीज का जितना भी पेमेंट है वो करता रहेगा, लीज की जितनी भी कंडीशंस है उनका फुलफिलमेंट वो करता रहेगा, लेसी की जितनी भी ड्यूटीज़ है उनको फुलफिल करता रहेगा और मॉर्गेजी के ऊपर कुछ भी दिक्कत नहीं आने देगा। और आगे ये भी बोलता है कि अगर लीज रिन्यू हो जाती है तो उस रिन्यूअल लीज के जो भी कंडीशंस है उनको भी वो फुलफिल करता रहेगा। और अगर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के जैसे अगर मॉर्गेजी के ऊपर कुछ दिक्कत आती है, मॉर्गेजी का अगर कुछ कॉस्ट लगती है, कोई खर्चा होता है, कोई नुकसान होता है, तो उसको भी इंडेमनीफाई करने का वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ माना जाएगा। और आगे एक और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये किया हुआ माना जाएगा कि अगर मॉर्गेज है वो सब्सिक्वेंट कोई इनकम्बरेंस है, मतलब मॉर्गेज से पहले भी अगर कोई इनकम्बरेंस चल रही है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ऐसा माना जाएगा कि वो मॉर्गेज से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं जितने भी प्रायर जो इनकम्बरेंस है उनका जितना भी इंटरेस्ट अगर कुछ अराइज हो रहा है तो उनको पे करूँगा और समय आने पे उसकी जो जितनी भी प्रिंसिपल मनी ड्यू है ना वो भी मैं चुका दूंगा।
फिर आगे इसमें ये बात लिखी गई है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो माना जाएगा कि मॉर्गेजी के पास है और मॉर्गेजी के जितने भी राइट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, और मॉर्गेजी अगर फ्यूचर अगर उस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र करता है तो उसके साथ में उसके अंदर जितने भी लोग क्लेम करेंगे उनके पास भी वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट है वो साथ के साथ चले जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 65A की। सेक्शन 65A भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का जो अमेंडिंग एक्ट आया था 1929 में, उसमें जोड़ा गया था, क्योंकि उस टाइम सवाल उठते थे कि अगर कोई मॉर्गेजर है जिसके पास प्रॉपर्टी अभी भी पोजीशन में है, मतलब मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो करी लेकिन उसकी पोजीशन अभी भी मेरे पास ही है, तो क्या मैं उसका कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं उसको लीज पे दे सकता हूँ? क्या मैं दूसरे तरीके से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? तो उसको आंसर करते हुए ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर 1929 के अंदर सेक्शन 65A को ऐड किया था। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई मॉर्गेजर मॉर्गेज के बाद भी उस प्रॉपर्टी के लॉफुली पोजीशन में है तो वो उस प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है, लेकिन ऐसी लीज जो है वो सबसेक्शन 2 के जो पॉइंट्स है, सबसेक्शन 2 के अंदर जो कंडीशन दी गई है उनको ध्यान में रखते हुए ही उस प्रॉपर्टी को लीज में वो देगा। सबसेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए के अंदर ये बताया गया है कि ऐसी आप जो लीज दोगे वो लीज जो है ऐसी होगी कि जो आप ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर अपनी प्रॉपर्टी लीज देते हैं ना, वैसा ही कुछ स्पेशल उसमें नहीं होगा। ऑर्डिनरी कोर्स में अगर आप आपकी कोई प्रॉपर्टी लीज पे देते हैं तो उसी तरीके से उस प्रॉपर्टी को लीज पे दिया जाएगा और लोकल कस्टम्स और जो लॉज हैं उन सबको भी ध्यान में रखा जाएगा। आगे क्लॉज बी के अंदर लिखा गया है कि वो लीज जो होगी वो ऐसे होगी जो सबसे बेस्ट रेंट मिल सकता है उस लीज का, ऐसी लीज होगी वो। आपको जो लीज देनी है वो ऐसी देनी है जो सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया आपको रेंट दिलाए। फिर उसमें लिखा है कि ऐसी लीज को देने के लिए आप कोई प्रीमियम नहीं लेंगे या फिर कोई आप एडवांस में रेंट नहीं लेंगे। जब हम आगे लीज के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर पता लगेगा हम प्रॉपर्टी को लीज पे देने के लिए प्रीमियम भी ले सकते हैं और अलग से अपना रेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि आप अगर प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हैं तो उसको लीज पे देने के लिए कोई प्रीमियम नहीं लेंगे और कोई एडवांस रेंट भी आप नहीं लेंगे। और इसमें ये बताया गया है कि आप जो लीज करेंगे उसके अंदर ऐसा कोई कोवेनेंट नहीं होगा कि आप उस लीज को रिन्यू कर सके, मतलब आपकी लीज के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी होगी जिसकी वजह से उस लीज का रिन्यूअल हो सके। फिर इसमें आगे लिखा हुआ है कि लीज इफेक्ट में कब आएगी। आगे ये बताया है कि लीज जो है वो जिस दिन बनी थी उससे 6 महीने के अंदर अंदर इफेक्ट में आ जाएगी। आगे लिखा है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग लीज पे दी है, भले ही उस बिल्डिंग को आपने विद लैंड और विदाउट लैंड आपने लीज पे दिया हो, तो उसमें लिखा है कि आप मैक्सिमम 3 साल के लिए आप लीज पे दे सकते हैं और उस लीज के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, लीज के आप जो डीड तैयार करेंगे उसके अंदर रेंट के पेमेंट से रिलेटेड कोवेनेंट होगा और उस पर ये लिखा होगा कि रेंट अगर पेमेंट नहीं होगा, रेंट का अगर पेमेंट आपको नहीं मिलेगा तो आपके पास री एंट्री का राइट अराइज होगा। री एंट्री से रिलेटेड भी आप उस लीज की डीड के अंदर आप लिखेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है कि ये जो लीज पे देने का जो राइट है ना वो मॉर्गेज डीड के अंदर लिखी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए होगा। अगर मॉर्गेज डीड में ऐसा राइट के बारे में मनाही है तो वो नहीं होगा। और फिर आपकी ये जो सबसेक्शन 2 के अंदर जो बातें बताई है, जो कंडीशन बताई है, ये कंडीशन मॉर्गेज डीड में बताई हुई बातों से मिलकर, साथ में उसमें मिलकर चलेगी। उनको ध्यान में रखते हुए ही ये सारी कंडीशन अप्लाई होंगी और जो भी इंसिडेंट्स वगैरह मिलेंगे, जो भी बेनिफिट मिलेगा वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मिलेगा। सेक्शन 66 के अंदर ये बताया गया है अगर मॉर्गेजर के पास प्रॉपर्टी पोजीशन में है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, डेरोगेट हो रही है, तो वो मॉर्गेजी को लायबल नहीं होगा। अगर वो अपने आप हुआ है तब तक तो मॉर्गेजर की कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन मॉर्गेजर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरे, प्रॉपर्टी की जो सिक्योरिटी वैल्यू है वो कम हो और प्रॉपर्टी डिस्ट्रैक्ट हो और डिटेरियरेट हो। अब आगे बताया गया है कि ये जो वैल्यू है, वो जो सिक्योरिटी है वो कब सफिशिएंट नहीं होगी। इसमें ये बताया है कि अगर मॉर्गेज के बचे हुए टाइम में जितना पैसा बचा है देना, उस पैसे का 1/3 से ज़्यादा अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो वो सफिशिएंट है। और अगर बिल्डिंग है, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने मॉर्गेज पे दी है, एज अ सिक्योरिटी हमने जो दी है, वो अगर बिल्डिंग है उसकी वैल्यू अगर हाफ से ज़्यादा है तो वो सफिशिएंट सिक्योरिटी, हाफ से कम जैसे होगी वो इनसफिशिएंट हो जाएगी। ये सब थे मॉर्गेजर के राइट्स एंड लायबिलिटीज़। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल और मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा चैनल और वीडियो पहुँच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो भी ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।